हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई अकेडमी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। सो दोस्तों, इस सीरीज में मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता जा रहा हूँ अबाउट योर क्लास 10th एनसीईआरटी। और ये हिस्ट्री की एनसीईआरटी है, चैप्टर नंबर 1 है। अगर आप चाहते हो मैं कोई भी टॉपिक डिटेल में कवर करूँ तो जस्ट कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर दीजिए, वो टॉपिक मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। अदरवाइज डिटेल में यहाँ पे भी बताऊंगा, लेकिन ज़्यादा डीप नहीं जा रहा, राइट। चलिए बिगिन करते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस में क्रांति हुई थी जो 1789 में शुरू हुई थी। ये आपको ईयर याद होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे ईयर जो है यही मेंशन है। तो नेशनलिज्म का जो पहला एक्सप्रेशन आएगा वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से आएगा 1789 में। और मेरे हिसाब से अगर मेरी बात मानिए तो वर्ल्ड हिस्ट्री का शायद सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट जो है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, वर्ल्ड हिस्ट्री का। सर्टेनली मॉडर्न हिस्ट्री का तो फ्रेंच रेवोल्यूशन है ही। सेकंड नंबर पे मैं बोल्शेविक रेवोल्यूशन या रशियन रेवोल्यूशन को मानता हूँ। थर्ड नंबर पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आप कह सकते हैं। France, as you would remember, was a full-fledged territorial state in 1789 under the rule of an absolute monarch। आप ऑलरेडी दोस्तों जानते हैं absolute monarch क्या है, जिसको आप बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं कर सकते। फ्रांस 1789 में एक टेरिटोरियल स्टेट था जो जहाँ पे किंग्स रूल करते थे। किंग का कोई नाम जानता है? बताइए कमेंट सेक्शन में। लुइस तो हैं, कौन से लुइस हैं? 13 है, 14 है, 15 है, 16 है? कमेंट सेक्शन में बताइए। The political and the constitutional changes that came in the wake of the French Revolution led to the transfer of sovereignty from the monarchy to a body of French citizens। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में हुआ क्या कि पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुए, और जो सत्ता है या सॉवरेनिटी या पूरी का वो फ्रांस, वो मोनार्की से फ्रेंच सिटीजन्स के हाथ में आया। इसी को फ्रेंच रेवोल्यूशन कहते हैं या इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन कहते हैं। ये आप पढ़ लेना दोस्तों। फ्रेंच, फ्रांस और जर्मन के बारे में थोड़ा सा डिटेल बताई हुए मैं यहाँ पे कवर नहीं कर रहा हूँ। आगे बढ़ते बढ़ते हैं दोस्तों। द आइडियाज ऑफ ला पाट्रे एंड ले सियोयन emphasize the notion of a united community enjoyed equal rights under a constitution। तो दोस्तों, ला पैट्री जिसका मतलब फादरलैंड होता है, और ले सिटीजन जिसका मतलब सिटीजन होता है, इसका मतलब है कि यूनाइटेड कम्युनिटी एक कम्युनिटी है और सब लोगों के सेम राइट्स हैं। ये बात जो है फ्रांस में काफ़ी तेज़ी से फैली। अ न्यू फ्रेंच फ्लैग, द ट्राई कलर वॉज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। तो ट्राई कलर का जो फ्लैग आप आज देखते हो, इसकी भी शुरुआत यहीं से हुई। द स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम दी नेशनल असेंबली। तो वहाँ की जो आप कह सकते हो जो लॉ बनाती थी, लॉ मेकिंग बॉडी, वो जो है उसको भी इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट किया गया। वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स, और उसका नाम नेशनल असेंबली रख दिया गया। इसका नाम काफ़ी बार बदलेगा, अभी इसका नाम नेशनल असेंबली है। याद रखिए दोस्तों, ये 1789 की और उसके बाद की बातें हो रही है। उसके बाद क्या क्या चेंजेस हुए दोस्तों फ्रेंच रेवोल्यूशन में? तो सबसे पहले तो किंग को भगा दिया गया, और ये जो है आप नेशनल असेंबली बन गई, जो एक बॉडी है जो इलेक्टेड लोगों के द्वारा चलाई जा रही है। काइंड ऑफ जैसे आज पार्लियामेंट होता है। A centralized administrative system was put in place and it formulated uniform laws for all citizens within its territory। तो एक कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया जो सब लोगों के लिए लॉ बनाता था, और ये लॉ सब लोगों के लिए इक्वल थे। किसी भी लोगों के लिए कम ज़्यादा नहीं थे। ये नहीं कि आप अगर अमीर हो या आपके पास मोनार्कियल हो या आपके पास कुछ लैंड है तो आपको एक्स्ट्रा लॉज मिल रहे हैं। सब लोगों को इक्वल लॉज दिए गए। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर अबॉलिश्ड। तो काफ़ी सारी जो कस्टम ड्यूटी वगैरह लगाई जाती थी, टैक्स वगैरह लगाए जाते थे, वो अबॉलिश किए गए। और एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स अडॉप्ट किया गया, जिससे क्लैरिटी आई सिस्टम में। रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड एंड फ्रेंच एट इज वाज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। तो आपको यहाँ से समझ में आएगा फ्रेंच जो आज दुनिया में काफ़ी ज़्यादा बोली जाती है, इसकी भी आप कह सकते हो प्रमोशन इसी टाइम में हुआ। When the news of the events in France reached the different cities of Europe, students and other members of educated middle classes began setting up Jacobin clubs। तो जैकोबिन क्लब्स दोस्तों सबसे पहले तो बने थे फ्रांस में। उसके बाद जैसे जैसे न्यूज़ फैलने लगी न्यूज़पेपर्स के थ्रू, और एक और तरीका था न्यूज़ फैलने का, वो थे नेपोलियन। नेपोलियन जो हैं वो आएंगे फ्रांस पे, रूल करेंगे और फ्रांस की क्रांति को पूरे यूरोप में ले जाएंगे। तो उससे न्यूज़ फैलेगी और जगह जगह लोगों में
जागरूकता फैलेगी कि हाँ जी, हमें अपने राइट्स चाहिए, हमें लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी चाहिए। Their activities and campaigns prepared the way for the French armies, which moved into Holland, Belgium, Switzerland and much of Italy in the 1790s। तो दोस्तों फ्रांस आर्मी जो है पूरे यूरोप में घूमी, इंग्लैंड में नहीं घूमी, इंग्लैंड में इसके रास्ते बंद थे। इंग्लैंड थोड़ा समंदर भी आ जाता है बीच में, आपने मैप देखा ही होगा ज्योग्राफी का। तो इसकी वजह से इंग्लैंड में नहीं गए, अदरवाइज फ्रेंच आर्मी हर जगह पे गई और हर जगह उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया गया। बोलते वाह वाह, हमारे राइट्स आ गए, राइट, हमें अब अपने किंग्स से वो मिलेगी, मतलब आज़ादी मिली। आगे चलते हैं दोस्तों, ये आपका मैप है यूरोप का उस टाइम का। ये मैं आपको दोस्तों कह रहा था, यहाँ पे आप नज़र मारे तो यहाँ पे पानी है और ये आपका फ्रांस है। फ्रांस से जैसे जैसे पास पास के रास्ते हैं ऐसे आर्मी स्प्रेड होगी और ये रशिया तक जाएगी, रशिया। और रशिया बहुत बड़ा है, रशिया में नेपोलियन ज़्यादा अंदर जा नहीं पाए और मामला ख़त्म हो गया। ये आपका ऑटोमन एम्पायर है जो बहुत बड़ा था इस टाइम में। इसी से आपको दिखेगा कि मुस्लिम रूल जो है और इस्लाम भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हुआ था। ठीक है, अरेबियन स्टेट्स इसके बाद में आएंगे, ऑटोमन और अरेबियन में थोड़ा फ़र्क है, वो हम यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। तो ये यूरोप है आफ्टर द कांग्रेस ऑफ वियना 1815, ये उसकी बात है। तो नेपोलियन जो है वो हर जगह जगह जा रहे थे। नेपोलियन सबसे पहले फ्रांस के राजा बने। देखो एनसीईआरटी में ज्यादा चीजें डिटेल में और अच्छे तरीके से समझाई नहीं गई है। सबसे पहले फ्रांस क्रांति शुरू हुई। फ्रांस क्रांति नेपोलियन ने शुरू नहीं करी थी। अ, उसके बाद नेपोलियन 1798 इसके अराउंड जो है नेपोलियन आए। उन्होंने सबसे पहले तो फ्रांस में कब्जा करा, बोला मैं ही यहाँ का मोनार्क हूँ। ठीक है, फ्रांस में उन्होंने मोनार्की वापस लिया है, ये आप समझ लीजिए। और उन्होंने जगह जगह अपनी आर्मी भेजी। ठीक है, अब आगे क्या हुआ ये हम देखते हैं। Through a return to monarchy, Napoleon had no doubt destroyed democracy in France, but in the administrative field, he had incorporated revolutionary principles in order to make the whole system more rational and efficient। तो दोस्तों पॉलिटिकली तो दोस्तों उन्होंने फ्रांस के लिए ज़्यादा फायदा नहीं करा, क्योंकि वो खुद ही मोनार्क बन गए, तो डेमोक्रेसी जो आई थी वो तो वापस चली गई। लेकिन उन्होंने दोस्तों बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस करे और उसकी वजह से काफ़ी सिस्टम में सुधार हुए, इकोनॉमी सुधरी, एडमिनिस्ट्रेशन सुधरा, जो आपको यहाँ पे चीज़ें दिखेंगी। दस जैसे उन्होंने क्या क्या किया, जैसे उन्होंने सिविल कोड लाए 1804 में, जिसको नेपोलियन कोड बोला जाता है। एंड डिड अवे विद ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, एस्टेब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। तो नेपोलियन कोड लाए काइंड ऑफ एक लॉ, जिसके हिसाब से आप सब लोग इक्वल हैं। और पहले जो बोला जाता था कि अगर आप किसी फैमिली में पैदा हुए तो आपके ज़्यादा राइट्स हैं, वो सब चीज़ें पूरी तरीके से अबॉलिश कर दी गई। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ आया। दोस्तों याद रखिए, यही सारी चीज़ें पूरे यूरोप में फैली, इवन इंग्लैंड में भी फैली, उसके बाद पूरी दुनिया में भी फैली। इसलिए ये फ्रेंच रेवोल्यूशन और नेपोलियन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है दुनिया पर। In the Dutch Republic, in Switzerland, in Italy, Germany, Napoleon simplified administrative divisions, abolished the feudal system, and freed peasants from serfdom and manorial dues. Simply speaking, जैसे जैसे नेपोलियन डिफरेंट डिफरेंट जगह गए, वो दोस्तों ऑस्ट्रियन एम्पायर में गए, वो दोस्तों जर्मन जर्मन एम्पायर में गए यहाँ पर। ठीक है, प्रशिया वगैरह जो आपको दिख रहा है ना, वो जर्मनी। आपको यहाँ पे मैप में ना जर्मनी और इटली दिख नहीं रहे होंगे, क्योंकि अभी वो देश बने ही नहीं है, वो अभी देश बाद में बनेंगे। और इसमें भी नेपोलियन का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। जैसे आपको ये कुछ कुछ जो जगह दिख रही हैं, ये सब इटली के अंदर आ जाएंगी। ये जो ऑस्ट्रियन एम्पायर का बहुत बड़ा ये प्रशिया जो दिख रहा है, ये सब आपको दिखेगा, ये जर्मनी के अंदर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसमें नेपोलियन का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उन्होंने चीज़ें सिंप्लीफाई करी। जैसे उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स खत्म करे, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइड करा, उन्होंने फ्यूडल सिस्टम हटाया। फ्यूडल सिस्टम मतलब काइंड ऑफ कह सकते हो कि अ, खेती में लोग जो एसोसिएटेड थे, वो फ्यूडल सिस्टम, सिंप्लीफाइड वर्ड में बता रहा हूँ अगर आपको क्लियर नहीं है, अदरवाइज तो फ्यूडल सिस्टम आप डिटेल में पढ़िए। SY एकेडमी पे भी आप सर्च कर सकते हैं, फ्यूडल सिस्टम डिटेल में मैंने बता रखा है। फ्यूडल सिस्टम में ये है कि लैंड से लोग एसोसिएटेड रहते थे जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन। और यही सर्वडम का भी कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे आपको पीजेंट्स को फ्री किया गया, पीजेंट्स को बोला गया कि आप ही ओनर हो इन जमीन के। इन द टाउन्स टू गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। तो पहले गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा थी कि कुछ स्पेसिफिक लोग ही बिजनेस कर सकते हैं, अब जो है बिजनेस कोई भी कर सकता था। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम है, उसको भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया गया, इससे चीज़ें बहुत ज़्यादा फास्ट हुई। पीजेंट्स, आर्टिसंस, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन एंजॉयड अ न्यू फाउंड फ्रीडम। तो उनको खूब मज़ा आ रहा था, बोलते वाह वाह मज़ा आ गया। तो इससे पूरी मिडिल क्लास जनरेट हुई और उनमें नए आइडियाज़ आए लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के। और कॉमन नेशनलिज्म भी आया, यहाँ से नेशन बनता जाएगा, क्योंकि उनके स्ट्रगल साथ में थे। उनको अपना देश बनाना था, उनको दिख रहा था कि अगर हमारा देश बना
तो हमारी इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा सुधर जाएगी और हमारा इससे बहुत फ़ायदा होगा। बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स in particular begin to realize that uniform laws, standard weights and measures, and a common national currency would facilitate the movement and exchange of goods and capital from one region to another. तो दोस्तों नेशनलिज्म तो एक रीज़न था ही कि ठीक है कॉमन लैंग्वेज के लोग जो है वो साथ साथ आ जाएंगे। इन लोगों को ये भी समझ में आने लगा कि ये जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है, बेटर कोड जो ला रहे हैं, कस्टम ड्यूटीज जो हट रही हैं, कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजर्स बन रहे हैं, इससे इनका इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। और इनको समझ में आने लगा कि ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जो मोनार्क्स हमसे ज़बरदस्ती ड्यूज़ लिया करते थे, कस्टम ड्यूटीज़ लिया करते थे, और फिर उनके पास कुछ वो काम करते नहीं थे, सारा पैसा ले जाते थे, उससे बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था इनका। तो इन लोगों को समझ में आने लगा कि ये जो नेपोलियन के मेजर्स हैं ये बहुत अच्छे हैं। इन लोगों को आगे चल के ये भी समझ में आने लगेगा जब नेपोलियन चले जाएंगे कि हमें कॉमन नेशन स्टेट बनाना पड़ेगा जिसमें लोगों के पास इक्वल राइट्स हों। इनिशियली इन मैनी प्लेसेस सच एज हॉलैंड एंड स्विट्ज़रलैंड। तो दोस्तों अभी यहाँ पे इस पैराग्राफ में समझाया गया है कि फ्रेंच आर्मी जैसे जैसे घुसती गई तो उसका रिएक्शन क्या क्या था। मिक्स रिएक्शन था। इनिशियली इन मैनी प्लेसेस सच एज हॉलैंड स्विट्ज़रलैंड एज वेल एज इन सर्टेन सिटीज लाइक ब्रुसेल्स, मेन्स, मिलान, वॉर्सो, द फ्रेंच आर्मीज वर वेलकम्ड एज हार्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी। तो जैसे जैसे फ्रेंच आर्मी आती थी लोग खुश होते थे, ताली बजाते थे, वाह वाह आओ हमारी स्टेट को हटाओ, मतलब अपनी आर्मीज को बोलते थे, अपने मोनार्क्स को बोलते थे अच्छा हुआ ये हार जाए क्योंकि हमारे को तो इन्होंने परेशान कर रखा है। But the initial enthusiasm soon turned to hostility as it became clear that the new administrative arrangements did not go hand in hand with political freedom. एक जो नुकसान था नेपोलियन के साथ वो ये था, वो पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं देते थे। वो पूरा मतलब वो होता है ना, मोनार्क रूल ही था कि एक आदमी की सत्ता चल रही है, वो अपने हिसाब से चीजें चलाते थे। लोगों के पास इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी नहीं थी, लोगों को इकोनॉमिकली फायदा हो रहा था, लोगों को सोशली भी फायदा हो रहा था, लेकिन पॉलिटिकली फायदा नहीं हो रहा था, लोगों को राइट्स नहीं मिल रहे थे। इन उसके साथ साथ इंक्रीज टैक्सेशन, सेंसरशिप, फोर्स्ड conscription into French armies required to conquer the rest of the Europe all seem to outweigh the advantages of the administrative systems. उसके बाद दोस्तों नेपोलियन की जो गलती थी वो ये था, वो पूरी दुनिया पे तो नहीं लेकिन पूरे यूरोप पे कब्जा करना चाहते थे। इसके लिए उनको आर्मी चाहिए थी, इसके लिए उनको पैसा चाहिए था तो उन्होंने टैक्स बढ़ाया। आर्मी चाहिए थी इसलिए उन्होंने फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन रखा। कॉन्स्क्रिप्शन मतलब कि सब लोगों को आर्मी में सर्व करना पड़ेगा, स्पेशली मेल्स को, यंग स्ट्रॉन्ग मेल्स को। फिर सेंसरशिप, जो भी नेपोलियन के अगेंस्ट लिखेगा उसकी वो पिटाई कर देंगे, जेल भेज देंगे, मार देंगे। और ये चीज़ें लोगों को पसंद नहीं आ रही थी। लोग बोलते भाई ये क्या है यार, ये जो इसने फ़ायदा करा है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में नेपोलियन कोड ला के, उससे ज़्यादा तो नुकसान ही हो रहा है ना। तो मिक्स रिएक्शन था। जैसे सिंपली स्पीकिंग नेपोलियन में आपको यही याद रखना है, इवन फ्रांस में भी अ, कि उनके एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स बहुत अच्छे थे, नेपोलियन कोड बहुत अच्छा था, लेकिन वो पॉलिटिकली कहीं न कहीं मार खा गए क्योंकि वो एनलाइटनमेंट के अगेंस्ट था दोस्तों, फ्रीडम के अगेंस्ट था। उन्होंने लोगों को राइट नहीं दिए थे, वोटिंग राइट वगैरह, खुद ही को किंग बना रखा था। अब और थोड़ा-सा वो नेपोटिज़्म भी करते थे, नेपोलियन से ही वो वर्ड आता है नेपोटिज़्म, जैसे अपने भाई-भतीजे जो परिवारवाद है, उनको किंग बना के रख देते थे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में। ये लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। और ये बैटल ऑफ लिप्जिक के बाद नेपोलियन हार रहे हैं। और ये दिखाया गया कि जैसे जैसे नेपोलियन अ, हारे लिप्जिक में, ये वापस जा रहे हैं, जैसे ये वापस जा रहे हैं तो अलग अलग स्टेट उनके हाथ से छूटते जा रहे हैं। ठीक है। और बाद में उनके पास फ्रांस बचेगा, फिर फ्रांस भी नहीं बचेगा। तो ये हुआ हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन और नेपोलियन के बारे में। आई होप आपको लोग ये चीज़ें पसंद आई हो। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे 1815 के बाद क्या क्या हुआ यूरोप में। थैंक यू।